हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका प्यारा सा आदिल सर और आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10th की फिजिक्स दैट इज भौतिकी, जिसका हमारा जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। अभी जो प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है इसका आज हम लोग लेने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि प्रकाश दैट इज लाइट क्या है। तो आज हम लोग सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि प्रकाश दैट इज लाइट क्या है। आखिर काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर भी। अगर हम देखें कि हम लोग साइंस में क्या पढ़ते हैं, ओके, ओवरऑल साइंस की बात देखोगे ना, तो ओवरऑल साइंस के अंदर हम लोग दो चीज के बारे में पढ़ते हैं। एक चीज हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज मैटर के बारे में, ठीक है। और दूसरी चीज जो हम लोग साइंस के अंदर पढ़ते हैं वो ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। ओके, अगर हम लोग लाइट को कंसीडर करें, लाइट को समझे, तो लाइट ना एक ऊर्जा है और उसमें भी एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें इस रंग बिरंगे संसार को देखने में मदद करता है। इवन आप थिंक करो, सोच कर देखो कि क्या कहीं पर लाइट नहीं है और एक सिंगल रे ऑफ लाइट भी वहां पर नहीं पहुंच रही है, एक प्रकाश की किरण भी नहीं पहुंच रही है, तो क्या उस जगह पे आप कुछ देख पाओगे? ऑब्वियसली आप बोलोगे कि हम नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम ये सेंस लगा सकते हैं कि प्रकाश हमें देखने में मदद कर रहा है। ओके, हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं प्रकाश को कि प्रकाश ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जो हम इस रंग बिरंगे संसार को देखने में मदद करता है, ठीक है। तो ये तो भाई लाइट के बारे में हो गई बेसिक सी बात, ओके। लेकिन अब अगला सवाल ये उठता है कि प्रकाश की प्रकृति कैसी है, आखिर मतलब प्रकाश बना किस चीज का होता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए अब इस बात को समझते हैं। आशा करता हूं कि आप प्रकाश क्या है इसको समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम इसको डेफिनेशन के तौर पे ऐसा लिख सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जो हम इस रंग बिरंगे संसार को देखने में मदद करता है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है प्रकाश की प्रकृति। ओके, प्रकाश की प्रकृति, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। दिस दैट इज कॉल्ड नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट, इसमें हम लोग जानेंगे कि आखिर प्रकाश बना किस चीज का होता है। तो अगर हम लोग देखें तो प्रकाश बना किस चीज का होता है, इस पर दो थियरी आई है, दो सिद्धांत आया। एक सिद्धांत आया कनिका सिद्धांत, दैट इज पार्टिकल थ्योरी, जिसको हम लोग कार्पस्क्यूलर थ्योरी भी कहते हैं, दैट इज कनिका सिद्धांत। तो एक थ्योरी जो है, इस पर दो थ्योरी आई है। एक आई है कनिका सिद्धांत, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि प्रकाश क्या है कनिका सिद्धांत के मुताबिक, ठीक है। इसको हम लोग कह सकते हैं पार्टिकल थ्योरी। ओके, बहुत मजा आने वाला है बच्चों इस क्लास के अंदर में। और दूसरा आया तरंग सिद्धांत, तरंग सिद्धांत, जिसको हम लोग कहते हैं वेव थ्योरी। ये दोनों थियरी जो है वो ये डिफाइन करती है कि प्रकाश आखिर बना किस चीज का होता है। तो अगर हम लोग सबसे पहले कंसिडर करें कनिका सिद्धांत को, तो कनिका सिद्धांत की जो मूल शख्स हैं जो इस सिद्धांत को दिए या इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात कहें वो है सर आइजक न्यूटन। तो सर आइजक न्यूटन ने कहा कि जो प्रकाश या प्रकाश की एक सिंगल जो किरण होती है वो कणों का बना होता है, ठीक है। वो कणों का झुंड होता है, वो कणों का समूह होता है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, एक किरण को देखें, ठीक है, एक किरण को देखें, तो ये जो किरण है ना बहुत छोटे 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 कणों का समूह, यानी एक कणों से बना हुआ है, ठीक है। और जिस कण का ये जो प्रकाश बना होता है, इस कण को हम लोग कहते हैं फोटोन कण। इस कण को क्या कहते हैं? फोटोन कण, ठीक है। अब फोटोन का यहाँ पे मतलब होता है क्वांटा, यानी कि बंडल ऑफ एनर्जी। अब आप सोचोगे कि यार न्यूटन भैया किस तरह से समर्थन कर दिए कि भैया फोटोन कण का बना हुआ यानी कणों का बना हुआ प्रकाश का। तो इसके पीछे का एक सिंपल सा मैं लॉजिक आपको समझाता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे सोच कर देखो कि जो बोर्ड है, ये बोर्ड जो हमारा एक पदार्थ है और हम लोग जानते हैं कि पदार्थ जो है सिंपल कणों का बना होता है, परमाणु का बना होता है, एटम का बना होता है। तो ये बोर्ड है दैट इज ये कणों का बना हुआ, यानी कि इसमें अनगिनत मात्रा में कण का ये बिल्डिंग ब्लॉक है। अब तुम सोचो तुम्हारे पास एक क्रिकेट का टेनिस बॉल है, तो वो बॉल जो है वो भी पदार्थ है, दैट इज वो भी कणों का बना हुआ है। और सोच कर देखो कि जब तुम बॉल को इस बोर्ड पर हिट करोगे तो बॉल जो जा रहा है इस बोर्ड की तरफ, ठीक है, तो एक तरह से बॉल तो पदार्थ है, दैट इज कि पदार्थ कण का बना होता है, यानी एक सेंस में हम समझ सकते हैं कि कण ही जा रहा है, क्योंकि बॉल किसका बना है? कण का। तो एक सेंस में हम क्या समझेंगे कि कण जा रहा है। और जो बोर्ड है वो भी पदार्थ है, तो बोर्ड पर जा रहा है मतलब किस पर जा रहा है? कण पर जा रहा है। तो जैसे बॉल हिट करेगा इस बोर्ड को तो बॉल जो है बोर्ड से टकराकर लौट जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि बॉल गया दैट इज कण गया, बॉल ने हिट किया दैट इज कण ने हिट किया, बोर्ड को हिट किया मतलब किसको हिट किया? कण को हिट किया। तो वो कण और ये कण एक दूसरे पे बल लगाएं, तो बोर्ड का जो कण है बॉल के कण पे विपरीत फोर्स लगाया, जिसकी वजह से जो बॉल है वो टकराकर लौट गया। अब तुम यहां पर इमेजिन करो
इसी चीज को कि ये बोर्ड ही है, लेकिन अब जो तुम फेंकोगे वो बॉल नहीं फेंकोगे, तुम इस पे प्रकाश डालोगे। तो जैसे यहां से प्रकाश जाएगा, प्रकाश जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, इस पे टकराया, तो अब प्रकाश भी तो टकरा कर लौट गया। तो एक चीज से दूसरी चीज टकराकर कब लगती है, मतलब कि वापस जाती है, उस केस में जाएगी जब दोनों कण होगा। तो ये तो कण हमको ऑलरेडी पता है, और प्रकाश को मारा जो कि कण है कि नहीं पता नहीं, आज जैसे ही प्रकाश इस पे पड़ा टकरा कर लौट गया, तो प्रकाश टकरा कर लौट गया, इस सेंस में हम क्या समझेंगे, ये प्रकाश भी कण का बना होता है। तो इस कण का प्रकाश बना हुआ है, इसके पीछे कुछ इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। ओके, और इस सिद्धांत को देने वाले मूल तौर पर देखा जाए तो सर आइजैक न्यूटन साहब थे। अब देखते हैं तरंग सिद्धांत के मुताबिक प्रकाश किसका बना होता है। तो तरंग सिद्धांत को देने वाले जो साइंटिस्ट थे, बेसिकली उन साइंटिस्ट का जो नाम है क्रिश्चियन हाइजेन नाम है। ओके, तो क्रिश्चियन हाइजेन ने कहा कि जो प्रकाश है वो तरंग का बना होता है। अब उन्होंने कैसे कहा, किस मतलब थेसिस के मुताबिक कहा, अब इसको मैं आप कुछ इस तरीके से समझाऊंगा। तो जो क्रिश्चियन हाइजेन साहब थे वो हमारे वातावरण को जो है ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है, अवलोकन कर रहे थे। तो बहुत ही ऊंचाई पर उन्होंने ये देखा कि जो हमारे वातावरण में एक सूक्ष्म कण है, मतलब बहुत सारे सूक्ष्म कण है। तो उन्होंने देखा कि जब प्रकाश सूक्ष्म कण पर पड़ती है, जब प्रकाश सूक्ष्म कण पर पड़ती है तो प्रकाश क्या करती है, उससे मुड़कर निकल जाती है, उससे थोड़ा सा मुड़कर क्या होती है, निकल जाती है। अब यहाँ पर जो है क्रिश्चियन हाइजीन साहब ने सोचा कि अगर प्रकाश कण होता तो वो दूसरे कण से टकराकर लौटता, लेकिन यहां पर वो जो प्रकाश है उस कण से टकराकर लौटा ही नहीं। तो क्रिश्चियन हाइजीन ने सोचा कि ओ मतलब प्रकाश कण नहीं है, मतलब ये तो गुण किसी भी चीज से मुड़कर निकल जाना, ये तो तरंग का गुण होता है। क्योंकि तरंग क्या होता है, लहर, और लहर कुछ इस तरीके से चल सकता है। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे तो प्रकाश तरंग का काम कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि प्रकाश जो है वो तरंग का बना होता है, और इस तरह से प्रकाश का निकल जाना कहलाता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहां पर ना प्रकाश के अंदर तरंग का गुण था। तो क्रिश्चियन हाइजेन के मुताबिक प्रकाश तरंग का बना है, और जिस तरंग का बना है उस तरंग का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग। उस तरंग का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, सो यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रकाश किस चीज का बना है। दो थ्योरी आई, एक यानी सिद्धांत आई, एक कणिका सिद्धांत जिसके प्रणेता सर आइजैक न्यूटन साहब थे, और उनके मुताबिक प्रकाश जो है वो कण का बना है, और उस स्पेशल कण को हम लोग कहते हैं फोटोन कण। और खास बात यह है कि फोटोन कण में कोई द्रव्यमान नहीं होती है, द्रव्यमान विहीन कण है ये, और इसका मतलब होता है ऊर्जा का बंडल, फोटोन कण का। और फिर तरंग सिद्धांत के मुताबिक प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग का बना होता है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इस सिद्धांत के प्रणेता जो थे वो क्रिश्चियन हाइजेन साहब थे। सो उम्मीद करता हूं नेचर ऑफ लाइट आपको समझ में आया होगा, और जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप अपने लैंग्वेज में उसका नोट्स बनाते रहना। ओके, सो उतना डिफाइन करके परिभाषा लिखना कोई जरूरी नहीं, आप समझ गए तो अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। सो बच्चों, अब आप बोलोगे कि जो कणिका सिद्धांत है उसके मुताबिक प्रकाश फोटोन कण का बना है, और तरंग सिद्धांत के मुताबिक जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंग का बना है। तो आप बोलोगे सर मैं किसकी बात मानूं, दोनों सिद्धांत की बात मानूं या किसी एक सिद्धांत की बात मानूं। तो मैं आपको बताता हूं कि प्रकाश का जो गुण होता है वो दोहरा गुण होता है, यानी प्रकाश की प्रकृति दोहरी प्रकृति होती है। मतलब प्रकाश किसी सिचुएशन के अंदर जो है वो कण का बिहेव करता है, कण जैसे व्यवहार करता है, और फिर किसी सिचुएशन के अंदर प्रकाश जो है तरंग जैसा व्यवहार करता है। अगर प्रकाश के रास्ते में कोई बड़ी सी रुकावट आएगी तो उस वक्त जो है प्रकाश अपने कण वाले गुण का उपयोग करेगा और फिर उस चीज से टकराकर लौट जाएगा। लेकिन प्रकाश के रास्ते में कोई सूक्ष्म कण जैसी चीजें आएंगी तो प्रकाश क्या करेगा, उससे मुड़कर निकल जाएगा, उसको यूं करके निकल जाएगा। उस वक्त प्रकाश जो है वो तरंग गुण का इस्तेमाल करता है। सो एकदम एग्जैक्ट क्लियर हो गया ये चीज। अब हम लोग चलते हैं आगे कुछ नई चीजें सीखने के लिए। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है सीधे रेखा में गमन करती है, रेखा में गमन करती है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ओके, अब यहां पर यह भी चीज कैसे समझोगे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अगर पूछ दिया गया प्रकाश सीधे रेखा में गमन करती है, ओके, तो इसको समझोगे कैसे। सीधी रेखा को हम लोग रैखिक रेखा भी कहते हैं, ये बात याद रखना, रैखिक रेखा। तो ये कैसे प्रूफ करोगे कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। तो एक सिंपल सा बेसिक से एग्जाम्पल दोगे कि देखो सामने में जैसे मैं हूं और तुम सामने से टॉर्च मारो, ठीक है। जब तुम टॉर्च मारोगे तो प्रकाश आई तो मुझसे टकराकर लौट गई। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। अगर प्रकाश टेढ़े मेढ़े चलती, ठीक है, प्रकाश कैसे चलती, टेढ़े मेढ़े, तो मान लो कि प्रकाश टेढ़े मेढ़े चलती तो क्या होता है, ये प्रकाश आया यहां पर आया, अब यहां पे रास्ता उसका ब्लॉक हो गया। अगर टेढ़े मेढ़े चलती तो क्या होती, यूं करके इधर से
निकल जाती। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? प्रकाश अगर के रास्ते में अगर मैं आ जाऊं तो मुझे यूं करके प्रकाश चला जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि टकरा कर लौट गया। तो जब टकरा कर लौटा, इसे क्या समझ कि प्रकाश चाहता है किस में चलना है? सीधी रेखा में चलना चाहता है, टेढ़े मेरे रास्ते में चलना नहीं चाहता है। तो ये सिंपल एग्जांपल से क्लियर हो जाता है कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करता है। अगला पॉइंट है, कुछ वस्तु है जिसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। जैसे एक वस्तु होता है जिसको हम बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु, इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ओके, इस प्रदीप्त वस्तु का और भी नाम हो सकता है, जैसे आत्मदीप्त, दीप्तिमान। ओके, हम लोग स्टैंडर्ड वर्ड यूज कर रहे हैं प्रदीप्त वस्तु। तो मैं सिंपल यही कहूंगा कि ऐसी वस्तु जिसका खुद का प्रकाश होता है, जो खुद से प्रकाश को उत्सर्जित करता है, ऐसे वस्तु को हम लोग कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं सूर्य, सूर्य का खुद का प्रकाश है, सूर्य खुद से प्रकाश उत्सर्जित करती है। तारा, जुगनू, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग जुगनू। ओके, जैसे हम लोग और देखिए तो विद्युत लैंप, यानी कि ऐसा लैंप जो विद्युत पे चलती है, करंट पर चलती है, विद्युत लैंप। ओके, एंड अब बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दे सकते हो जिसमें प्रकाश वस्तु खुद से निकाल रही होती है, वैसी वस्तु को हम लोग कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। अगला हमारे पास है अप्रदीप्त वस्तु। ओके, अप्रदीप्त वस्तु, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बच्चों नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ये अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है? जस्ट उल्टा, वैसी वस्तु जिसका खुद का स्वयं का प्रकाश नहीं है। ओके, जो खुद से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, ऐसे वस्तु को हम लोग कहते हैं अप्रदीप्त वस्तु। जैसे कि अगर आप देखो तो ये बोर्ड, इसका खुद का प्रकाश नहीं है, मेरा खुद का प्रकाश नहीं है। बेंच, टेबल, मार्कर, वॉल, ठीक है, यानी दीवार, ईंटा, पत्थर वगैरह, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिसमें वस्तु का खुद का प्रकाश नहीं है, ऐसी वस्तु को हम लोग कहते हैं अप्रदीप्त वस्तु। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं जितने भी ग्रह हैं, जैसे ग्रह, जैसे अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, यानी जितने भी ग्रह हैं, यानी अर्थ भी तो ग्रह ही है ना, ये सब जो होते हैं अप्रदीप्त, उनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। फिर से अगर हम लोग बात करें तो चांद, याद रखिएगा चांद का स्वयं का प्रकाश नहीं है, यानी जब चांद से सूरज की प्रकाश जा रही होती है, गुजर रही होती है, उस वक्त चांद हमें चमकता हुआ नजर आ रहा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि चांद खुद की रोशनी से नहीं चमकता है, वो सूर्य की रोशनी की वजह से चमकता है। तो ये भी एक अप्रदीप्त वस्तु हो गया। एंड टेबल, कुर्सी वगैरह ईटीसी हम लोग एग्जांपल्स दे सकते हैं। ओके, सो उम्मीद करता हूँ ये दो चीज समझ में आ गया होगा। ओके, सो मैं करता हूँ इसको इरेज, फिर आगे। अगला जो पॉइंट है बच्चों वो मेरा ये है कि पारदर्शी वस्तु किसको कहते हैं? पारदर्शी वस्तु, पारदर्शी वस्तु, इसको इंग्लिश में बच्चों हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ओके, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो ये पारदर्शी वस्तु क्या होता है? तो ये देखो, पार का मतलब पार हो जाना, अदर्शी का मतलब जिसके एक तरफ से दूसरी तरफ पूरा पूरा दिख जाए। तो वैसी वस्तु जिससे प्रकाश पूरा पूरा पार कर जाए और जिसके एक तरफ से दूसरी तरफ भी पूरा पूरा दिखे, ऐसी वस्तु को हम लोग कहते हैं पारदर्शी वस्तु। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल में दे सकते हैं, एग्जाम्पल को मैंने शॉर्ट में लिखता हूँ ईजी, इसका फुल फॉर्म होता है एग्जाम्पली ग्रेशिया। इसका मतलब सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। ओके, हवा, पानी एंड साफ कांच, साफ कांच। ओके, तो ये होता है पारदर्शी वस्तु, वैसी वस्तु जिसके एक तरफ से दूसरी तरफ पूरी पूरी प्रकाश पार कर जाए और जिसके एक तरफ से दूसरी तरफ पूरा पूरा आपको दिखे। उसके बाद आता है मेरे पास पारभाषी वस्तु, पारभाषी वस्तु। ओके, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ओके, पारभाषी वस्तु, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। देखो, पार का मतलब पार, यहाँ पे भाषी का मतलब हो जाएगा थोड़ा बहुत, यानी ऐसी वस्तु जिससे थोड़ा ही बहुत प्रकाश पार कर पाए, तो वैसी वस्तु को हम लोग कहते हैं पारभाषी वस्तु। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर कवर कर सकते हैं, जैसे घिसा कांच, एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं घिसा हुआ कांच। एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीथीन हम लोग एग्जाम्पल में कह सकते हैं पॉलीथीन। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल में कह सकते हैं यहाँ पर तेल लगा पेपर, तेल लगा पेपर। ओके, एंड ईटीसी। तो ये हो गया पारभाषी वस्तु। उसके बाद हमारे पास एक और वस्तु है जिसका नाम है अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु, यानी कि इसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं ओपैक ऑब्जेक्ट, ओपैक ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चा, सो
अपारदर्शी वस्तु का मतलब होता है वैसी वस्तु जिससे प्रकाश बिल्कुल भी पार नहीं कर पाए, वैसी वस्तु जिससे प्रकाश बिल्कुल भी पार कर ही नहीं पाए, तो ऐसी वस्तु को हम लोग कहते हैं अपारदर्शी वस्तु, ओपैक ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो ऐसे बहुत सारी वस्तु आप कवर कर सकते हो, जैसे मैं देता हूं टेबल, कुर्सी, बोर्ड एंड आदि। ओके, तो ये हो गया कुछ वस्तु। चलो इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर थोड़ी और कुछ जानते हैं। ओके, सो इसको इरेज करूंगा मैं। जानने वाले हैं प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। अब ये बीम ऑफ लाइट क्या होता है बच्चा? बीम ऑफ लाइट क्या होता है? प्रकाश पुंज क्या होता है? तो हम कह सकते हैं प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। आप इसे लिख सकते हो कि जो मैं पढ़ा रहा हूं आप उसको खुद से लैंग्वेज में लिखना समझ के। ओके, सो प्रकाश पुंज क्या है? प्रकाश के किरणों का समूह, उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश पुंज। अब ये प्रकाश पुंज ना बच्चों तीन तरह का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। अच्छा, प्रकाश पुंज का दूसरा नाम होता है किरण पुंज, याद रखना। समांतर प्रकाश पुंज को इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ओके, सो समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है? एक ऐसा प्रकाश पुंज जिसमें किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है, तो वैसे प्रकाश पुंज को हम लोग कहते हैं समांतर प्रकाश पुंज। एग्जाम्पल के तौर पर सूर्य की जितनी भी प्रकाश पुंज होती है ना, यानी किरण पुंज, सभी एक दूसरे के समांतर चलती है, सभी की सभी किरणें एक दूसरे के क्या होती है? समांतर चलती है। तो ऐसे हम लोग प्रकाश पुंज को क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज। एक होता है हमारे पास एक जो हमारे पास प्रकाश पुंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या बोलते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज को हम लोग किरण पुंज भी कहते हैं बच्चा। अभिसारी प्रकाश पुंज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। ओके, समझ में आ रहा होगा। सो अभिसारी प्रकाश पुंज क्या है? एक ऐसी प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश पुंज किसी स्रोत से निकलने के बाद किसी बिंदु पर जाकर मिल जाती है। एक ऐसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश किसी स्रोत से निकलने के बाद किसी बिंदु पर जाकर मिल जाती है, तो ऐसे प्रकाश पुंज को हम लोग कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखो तो जो टॉर्च होता है, जो गाड़ी का हेडलाइट होता है, इससे जो प्रकाश पुंज निकल रही होती है उनमें क्या होती है? किरणें किसी बिंदु पर जाकर मिल जाती है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल टॉर्च वाला देता हूँ। ओके, सो ये हमारा टॉर्च हो गया। ओके, मैं इसका जो है बैक है, ये मैं काफी जो इसका हैंड जिसको आप पकड़ते हो इसको लॉन्ग बना दिया, और ये जो तुम्हारा टॉर्च हो गया ये सऊदी अरेबिया वाला है तुम्हारा टॉर्च हो गया, काफी लंबा हैंड वाला। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इससे जो प्रकाश पुंज निकलता है वो क्या होता है कि एक बिंदु पर जाकर मिल जाता है। इससे जो प्रकाश पुंज निकलता है वो क्या होता है? देखो, कुछ इधर भी जाता है लेकिन वो ऐसे आ जाता है, कुछ इधर भी आता है लेकिन टकराकर इधर आ जाता है। ओके, जो टॉर्च से प्रकाश पुंज निकलता है वो एक बिंदु पर जाकर क्या होता है? मिल जाता है। तो एक ऐसा प्रकाश पुंज जिसमें किरणें स्रोत से निकलने के बाद किसी बिंदु पर जाकर मिल जाती है, ऐसे प्रकाश पुंज को हम कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। सो अब हम लोग देखेंगे अपसारी प्रकाश पुंज। एक और है हमारे पास प्रकाश पुंज जिसको हम लोग क्या कहेंगे? अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। ओके, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा बच्चा लोग। जिसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। एक ऐसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश जब स्रोत से निकले तो उसकी किरणें विभिन्न दिशाओं में फैल जाए, तो ऐसे हम प्रकाश पुंज को कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं तो मैं सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक बल्ब दे सकता हूं, विद्युत बल्ब दे सकता हूं। ठीक है, ये हमारा हो गया विद्युत बल्ब। अब इसे देखो, जो भी प्रकाश पुंज निकल रहा है उसकी किरणें क्या हो रही है? विभिन्न दिशाओं में फैल जा रही है। सॉरी, ये काफी टेढ़ा हो रहा था। सभी दिशाओं में क्या होती है? फैल जाती है। तो ऐसे प्रकाश पुंज को हम लोग कहते हैं समांतर प्रकाश पुंज। तो ये हमारा था फर्स्ट लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में इतनी ही चीजें हम लोग कवर करेंगे, और मिलते हैं सेकेंड लेक्चर के अंदर जहां से हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। और जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप वैसे पढ़ते रहो, काफी मजा आने वाला है। ओके, सुपर मजा आने वाला है, जबरदस्त मजा आने वाला है। तो बच्चों, मैं आपको एक और बात बता देता हूं। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रकाश जो है एक तरंग की तरह भी बिहेव करता है। तो जो चीज तरंग होती है उसका एक गुण होता है तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ, वेवलेंथ। तो जो हमारा प्रकाश है उसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो होता है आपको 400 से 700 नैनोमीटर। ओके, और इसकी जो आवृत्ति होती है, इसकी जो आवृत्ति होती है यानी कि फ्रीक्वेंसी,
फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है आपको 750 टेट्राहर्ट्ज से लेकर 750 टेट्राहर्ट्ज से लेकर 420 टेट्राहर्ट्ज तक होती है। ओके, तो ये हो गया आपको प्रकाश का आवृत्ति। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, कभी कभी कॉम्पिटिशन्स के अंदर पूछ लिया जाता है। और देखो, ये उसी प्रकाश की तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति है जो उस प्रकाश को हम लोग अपनी आंखों से देख पाते हैं। ऐसी भी प्रकाश होती है जिसकी तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति अलग होती है, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, हमारी आंख की सेंसिटिविटी वैसी नहीं होती है, उसको हम लोग कहते हैं एक्स रेज, गामा रेज, इंफ्रारेड रेज वगैरह। ओके, सो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और इसको अच्छे से पढ़े। मैं सेकंड लेक्चर बनाने वाला हूं कल, जिसके अंदर हम लोग प्रकाश का परावर्तन इनके डिटेल्स को पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप सही तरीके से पढ़ते हो तो मैं हर एक छोटी बड़ी चीजें बताऊंगा और बहुत अच्छी तैयारी कराऊंगा। सो मिलते हैं नए क्लास के अंदर। बाय बाय, अल्लाह हाफिज। बच्चों, अब हम लोग जानने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, जो हमारा चैप्टर है। असल में अब हम लोग उस टॉपिक को जानने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन है क्या। तो असल में देखो, मैं समझाता हूं क्या होता है। ये मान लो कि मेरा एक अपारदर्शी सतह है। अपारदर्शी सतह कहते हैं एक ऐसी सतह को जिसे प्रकाश पार नहीं करेगा। ठीक है, तो इमेजिन करो कि आपने टॉर्च से प्रकाश की किरणों को भेजा। यहाँ पे मैं एक किरण ले रहा हूँ, ठीक है, मैंने ये प्रकाश की किरण को भेजा इस अपारदर्शी सतह पर, तो ये इससे पास तो करेगा नहीं, तो क्या होगा कि इससे टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाएगा। ठीक है, और इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? कि जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सतह पे पड़ती है तो उससे टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है, और इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो देखो, प्रकाश के परावर्तन में एग्जैक्टली यहाँ पे 2 किरणें, एक किरण जो आई वो है, और फिर सतह से टकराकर लौट गई वो किरण। ठीक है, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे कि अपने पढ़ाई को ईजी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों किरणों के बीच इस बिंदु पर एक काल्पनिक लंब डालेंगे। एक काल्पनिक क्या करेंगे? लंब डालेंगे। ये काल्पनिक लंब क्या होता है? लंब कहते हैं जो 90 डिग्री पे स्टैंड होता है। ये जो काल्पनिक रेखा है ना, यानी जो रेखा है नहीं लेकिन लेना पड़ रहा है, ठीक है, ये जो काल्पनिक रेखा है ना, वो सतह के साथ 90 डिग्री के एंगल बना रहा है। मतलब यहां से यहां तक 90 डिग्री, यहां से यहां तक 90 डिग्री। तो इस रेखा को हम लोग कहते हैं लंब, या फिर हम लोग कह सकते हैं अभिलंब। तो ये ओवरऑल ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे प्रकाश का परावर्तन का। सो मैं यहाँ पे डेफिनेशंस वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, तो आप समझकर अपने से लिख लेना। कैसे लिखना? कि जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सतह से टकराती है तो उससे टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है। इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे जो भी चीजें हैं हम उनको नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको नेम किया ए, यहाँ पे नेम किया ओ, यहाँ पे नेम किया बी, यहाँ पे नेम किया एन, यहाँ पे नेम किया पी क्यू, और हर एक एलिमेंट का एक खास नाम भी है बच्चों। ये चैप्टर की शुरुआत है, तो यहाँ पे गजब तरीके से आपको समझने की जरूरत पड़ेगी, बहुत अच्छे तरीके से समझने की जरूरत पड़ेगी। शुरुआत जितना बवाल रहेगा ना, एंड उतना ही बवाल होगा, तो इस बात को आप समझे। तो चलो मैं यहाँ पे नेमिंग करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं बताता हूँ कि ये पी क्यू क्या है। ये जो पी क्यू है ये हमारा अपारदर्शी सतह है, अपारदर्शी सतह है। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में कह लेंगे ओपैक सरफेस, ओपैक सरफेस। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सरफेस का स्पेलिंग जो है वो SUR है। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे AO। तो ये जो AO है वह किरण है जो परावर्तन की घटना में आ रही है। तो परावर्तन की घटना में आने वाली किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? आपतित किरण। इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे कहते हैं। ओके, और सतह से टकराकर लौट गई, तो जो लौटने वाली किरण है ना, इसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। इंग्लिश में हम लोग इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चा लोग? रिफ्लेक्टेड रे। ओके, अब यहां पर तुम देखोगे कि ये जो बिंदु है, जहां पर जिस बिंदु पर आपतित किरण आई, जिस बिंदु से वो टकराकर लौट गई परावर्तित किरण, और जिस बिंदु पे हमने अभिलंब खींचा, तो इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। ये जो बिंदु है हमारा, ये हो गया आपतन बिंदु। ओके, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, सो समझ में आ रहा होगा। उसके बाद यहां पर देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, और ये जो ON है,
ये जो आपको दिख रहा है ON, इसको हम लोग कहते हैं अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं नॉर्मल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉर्मल। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दो, एक एंगल यहाँ बन रहा है। यहाँ हमारे पास क्या बन रहा है? एक एंगल। ये एंगल कहाँ बन रहा है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच। तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बन रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे आपतन कोण। इसको क्या बोलेंगे बच्चा लोग? आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। इंग्लिश में हम लोग इसको कहेंगे, इस एंगल का मैं नाम लिख दे रहा हूँ, एंगल AON। एंगल AON, ये हमारा क्या है? आपतन कोण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके। एक और एंगल देख रहे होगे आप, ये वाला एंगल। ये एंगल कहाँ कहाँ बन रहा है? एंगल BON जो है, ठीक, एंगल जो कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है, एंगल BON। इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके। तो आपतन कोण कौन हुआ? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। परावर्तन कोण कौन हुआ? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। ये हो गया हमारा परावर्तन कोण। आपतन कोण को हम लोग I से डिनोट करेंगे, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इंग्लिश में नाम होता है। और ये जो परावर्तन कोण है, इसको हम लोग R से डिनोट करेंगे, क्योंकि इंग्लिश में इसका नाम क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन डोंट वरी हियर, यहाँ पर एक दो एंगल और दिख रहा है बच्चा। ये जो दो एंगल है ना, इस दो एंगल को हम लोग कहते हैं चमकता हुआ कोण। इस दोनों एंगल को, दैट इज एंगल AOP। AOP। और हमारे पास एक एंगल है BOQ। एंगल BOQ, इसको बोलते हैं हम लोग चमकता हुआ कोण। चमकता हुआ कोण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लैंसिंग एंगल। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्लैंसिंग एंगल। ओके, समझ में आया? अब यहां पर बच्चों हम लोग जब भी क्वेश्चन ये आता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, समझाएं, तो आपको सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन को डिफाइन करना है कि जब कोई प्रकाश की किरण चिकनी अपारदर्शी सतह पर पड़ती है तो उससे टकराकर अपने माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन को समझाने के बाद उसके नीचे इसमें जितने भी एलिमेंट्स है, कंपोनेंट्स है, यानी कि वो सबको नेमिंग उसके नीचे कर देना और प्रकाश का परावर्तन अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो जाएगा। तो इसको राइट ऑन करें। अब चलता हूं मैं दूसरे पॉइंट की तरफ, प्रकाश के परावर्तन के नियम। और डोंट वरी, प्रकाश के परावर्तन के नियम के बाद मैं एक आपको जबरदस्त चीज बताऊंगा, कॉम्पिटिटिव चीज बताऊंगा। सो बच्चों, अब हम लोग जानने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। सो अगला पॉइंट है हमारे पास प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम। सो बच्चा लोग यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए। ओके, देख लो यार, ऑब्जेक्टिव में इसका क्वेश्चन तो रहना ही रहना, और सब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। सो मैं आपको यहां पर बताता हूं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। तो देखो, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। सो मैं आपको दोनों ही नियम यहां पर समझाता हूं, अच्छे से समझना। सो यहां पर ये आपतित किरण हो गई, टकराई सतह से लौट गई, ये परावर्तित किरण हुई, ये आपतन बिंदु, इस पर हमने डाल दिया अभिलंब। ओके, ये हमारा हो गया आपतन कोण, ये हमारा हो गया परावर्तन कोण। ओके, सो पहला नियम ये हमारा प्रकाश के परावर्तन का, कि जो ये आपतित किरण है, ये जिस बिंदु पर आई और उसी बिंदु से वो टकरा कर लौटे और उसी बिंदु पर हमने अभिलंब खींचा, तो ये जो पूरी की पूरी सिस्टम जो है ना, वो एक ही सतह पर है। एक ही सतह पर है कि नहीं? तो यही है प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही सतह पर होंगे। सो मैं इसको लिख भी देता हूं बच्चा, लैंग्वेज में मैं लिख देता हूं कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम हमारा ये है, आपतित किरण, आपतित किरण, दैट इज ये वाला किरण, फिर कोमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, दैट इज ये वाला किरण, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब, तीनों सतह के एक ही बिंदु पर होंगे। तीनों सतह के एक ही बिंदु पर होंगे, एक ही बिंदु पर होंगे। तो ये पहला नियम है। ओके, सो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम बहुत इजी है। दूसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा नियम क्या कहता है कि दूसरा नियम ये कहता है कि जो आपतन कोण है और ये जो परावर्तन कोण है, ये आंकिक मान में यानी वैल्यू में बराबर होंगे। ये दूसरा ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम यहां लिखेंगे दूसरा नियम, आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण
के बराबर होता है। ओके, ये दूसरा नियम है, बराबर होता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चा, परावर्तन कोण के बराबर होता है। सो दोनों नियम उम्मीद करता हूं आपको याद ही हो गया होगा डायरेक्ट, आप इसको नोट्स बनाते चलना, मैं बार बार ये बात को कह रहा हूं बच्चों। ओके, सो हमारा पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, यानी आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह में होंगे। और दूसरा नियम है आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण, दैट इज एंगल आई इक्वल होगा एंगल आर। ओके, सो अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। ओके, सो आप इसे, सो बच्चों हमारा अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैं कह रहा था काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है हमारा विचलन कोण। यहां पे मैं लिख देता हूं विचलन कोण। ओके, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो चलिए समझते हैं कि ये चीज है क्या। ओके, समझते हैं कि ये चीज है क्या। तो देखो यहां पर फोकस करो, ये हमारा हो गया समतल सतह, ये हमारा क्या हो गया बच्चा, समतल सतह। ओके, ये हमारा हो गया आपतित किरण, सतह से टकरा कर लौट गया, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींच दिया अभिलंब, ये एंगल आई, ये एंगल आर, दोनों होता है बराबर। तो देखो विचलन कोण का क्या मतलब, तो विचलन का मतलब होता है मुड़ना। अब विचलन कोण कितना एंगल पर मुड़ गया, कितनी मात्रा में मुड़ा, उस कोण को कहते हैं विचलन कोण। देखो यहां पर समझो, ये हमारा हो गया आपतित किरण, ठीक। तो आपतित किरण ऐसे आई तो इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे। तो आपतित किरण ऐसे आई तो इसको जाना ऐसे चाहिए था। ओके, इसको जाना ऐसे चाहिए थे। तो ये हमारा जो आपतित किरण है ऐसे आया तो जाना ऐसे चाहिए था, ओरिजिनल डायरेक्शन तो ये है, लेकिन ये ऐसे गया क्या, नहीं ऐसे नहीं गया, ऐसे चला गया। तो हम ऐसे नहीं गया, ये ऐसे चला गया, तो हम कह सकते हैं कि ये अपने वास्तविक दिशा से इतने एंगल पर मुड़ गया। कोई चीज अपने वास्तविक दिशा से कितने एंगल पर मुड़ा, उसे यही कहते हैं विचलन कोण। तो जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ऐसे गया नहीं, वो ऐसे चला गया, तो हम कह सकते हैं कि वास्तविक दिशा से वो इतना मुड़ गया है एक तरह से। यस, तो इसी एंगल को हम लोग कहते हैं विचलन कोण। ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे नहीं गया था, ऐसे चला गया। ऐसे जाना चाहिए था तो ऐसे गया नहीं, ऐसे चला गया। तो इसी कोण को, इतनी जो मात्रा, इसको कहते हैं हम विचलन कोण। डिफाइन कर सकते हैं, ये हमारा परावर्तित किरण, ये वास्तविक दिशा, आपतित किरण की वास्तविक दिशा, इन दोनों के बीच का कोण हो गया विचलन कोण। तो यहां पर मैं विचलन कोण को डिफाइन करता हूं कि आपतित किरण एवं, इसको मैं डिफाइन करता हूं ऐसे नहीं, ठीक है, लिखेंगे आपतित किरण की वास्तविक दिशा, आपतित किरण की वास्तविक दिशा एवं परावर्तित किरण के बीच के एंगल को, परावर्तित किरण के बीच के कोण को, परावर्तित किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहेंगे, यानी विचलन कोण कहते हैं। ओके, उम्मीद करता हूं ये विचलन कोण समझ में आ गया कि ऐसे जाना था, ऐसे नहीं गया, ऐसे चला गया, तो ये इतने एंगल पे तो मुड़ा ही, इसे कहेंगे विचलन कोण। अब मैं चाहता हूं इस विचलन कोण के मान कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला बताना। तो देखो इस विचलन कोण को हम नाम दे देते हैं डेल्टा। ओके, विचलन कोण का हमने नाम क्या दे दिया, डेल्टा। तो मैं चाहूंगा डेल्टा का फॉर्मूला निकालो, यानी विचलन कोण का फॉर्मूला निकालो। तो देखो मैं बताता हूं, तुम सबसे पहले इमेजिन करो कि ये मेरा एक सरल रेखा है, ये क्या है, अगर तुम इतना भूल जाओ, इतना को तुम भूल जाओ, तो ये जो पूरा लाइन दिख रहा है, क्या एक सरल रेखा दिख रहा है, ये पूरा लाइन, बोलेगे हाँ बिल्कुल ये एक सरल रेखा है। तो एक सरल रेखा पे अब तुम देखोगे, इस कोण को ये बंद कर लो, तो ये जो तीनों एंगल दिख रहा है ना, क्या कह सकते हैं कि एक सरल रेखा पे बन रहा है। यस, तो एक सरल रेखा पे जितना भी एंगल बनता है ना, सबका जोड़ 180 डिग्री होता है। ये तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक सरल रेखा पे बन रहा है। यस, तो मैं यहाँ लिखूंगा जो हमारा एक एंगल है वो डेल्टा है, प्लस दूसरा एंगल है एंगल आई, प्लस तीसरा एंगल है एंगल आर, तीनों एक सरल रेखा पे है, इसलिए इसका जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। अब आई और आर को राइट साइड भेज दो, तो डेल्टा इक्वल हो जाएगा 180 माइनस आई और माइनस आर। अब यहां पर तुम देखो, तुमको तो मैंने पहले बताया था कि एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या होता है, बराबर होता है बच्चा, बराबर होता है। यस, आई और आर दोनों बराबर होता है प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से बच्चा। तो यहाँ तो आई है ही है, माइनस आर को भी हमने आई लिख दिया। बोलो क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमने बताया प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है कि दोनों चीज क्या होता है,
बराबर होता है। दैट्स वाई मैंने आर की जगह पे आई लिख सकते हैं। सो 180 माइनस आई माइनस 2 एंगल आई कह सकते हैं। तो ये हमारा विचलन कोण का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कि 180 में से घटा देंगे 2 गुना आपतन कोण को, 180 में से घटा देंगे 2 गुना आपतन कोण को। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 180 में से घटा देंगे 2 गुना परावर्तन कोण को। अब बोले आर क्यों लिख दिया भाई, क्योंकि रे आई और आर तो बराबर है ना भाई, वाह, तो इसलिए हमने लिख दिया। सो उम्मीद करता हूं ये दोनों विचलन कोण का फॉर्मूला हो गया। विचलन कोण निकालने के लिए क्या कर सकते हो, 180 में से 2 गुना आपतन कोण घटा दो या 180 में से 2 गुना परावर्तन कोण घटा दो। सो आप इसको राइट डाउन करें और कुछ परावर्तन पर और विचलन कोण पर न्यूमेरिकल देखते हैं। भाई इतने अच्छे से कोई नहीं पढ़ाएगा भाई, मैं आपको बता रहा हूं, तुम अच्छे से पढ़ो, मेरे साथ जुड़कर पढ़ते रहो। मैं बताता हूं कि तुम्हें बोर्ड और कॉम्पिटिशन लेवल पे खतरनाक मार्क्स आने वाले, बस ईमानदारी से पढ़ना है तुमको। ओके सो बच्चों, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके ऊपर हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। पता है आपको, इस टॉपिक पर कोई भी आप लोग को नहीं बताने वाला है न्यूमेरिकल, मैं बता रहा हूं, सो अच्छे से पढ़ें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। प्रकाश की एक किरण किसी सतह पर इस प्रकार आपतित होती है कि परावर्तित किरण अभिलंब के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर इस प्रकार आपतित होती है। तो देखो प्रकाश की किरण किसी सतह पर इस प्रकार आपतित हुई कि परावर्तित किरण अभिलंब के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। आपतित हुई, परावर्तित हो गई, और ये हो गया अभिलंब। तो क्वेश्चन कह रहा है इस प्रकार आपतित होती है कि परावर्तित किरण अभिलंब के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। ये जो है अभिलंब, इसके साथ ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब कि ये परावर्तन कोण का मान है, यानी एंगल आर का मान है कितना, 60 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन का डायग्राम हो गया। तो इसमें क्या क्या पूछा, आपतन कोण। तो सबसे पहले हम लोग आपतन कोण यानी एंगल आई की वैल्यू बताएंगे। तो हमने आपको पहले बताया प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। तो परावर्तन कोण 60 डिग्री मिल गया तो आपतन कोण भी 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ आ गया 60 डिग्री, ब्रैकेट में लिख देंगे कि प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। अब इसमें एक और चीज निकालना था हमें, सॉरी यहाँ अभिलंब नहीं, यहाँ हमें आपतन ये विचलन कोण निकालना होगा बच्चा। यहाँ हमें क्या निकालना होगा, विचलन कोण। सो विचलन कोण हमें निकालना है, दैट इज डेल्टा निकालना है। अब डेल्टा का क्या फॉर्मूला होता है, 180 माइनस 2 गुना आपतन कोण या 2 गुना परावर्तन कोण। 180 माइनस 2 गुना आपतन कोण ही ले लो क्योंकि दोनों ही पता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों ही पता है। तो 180 माइनस 120 दैट इज के कितना हो गया, 60 डिग्री। ओके सो हमारा आपतन कोण 60 डिग्री, परावर्तन कोण 60 डिग्री और विचलन कोण भी कितना हुआ, 60 डिग्री। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। चलो आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सो दूसरा क्वेश्चन यहाँ है मेरे पास, प्रकाश की एक किरण किसी सतह पर इस प्रकार से आपतित होती है कि आपतित किरण सतह के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रकाश की जो एक किरण है, प्रकाश की जो एक किरण है किसी सतह पर इस प्रकार आपतित होती है। देखो पहले तो आपतित हुई, परावर्तित भी हो ही गई होगी और अभिलंब। तो प्रकाश की किरण इस प्रकार आपतित होती है सतह पर कि आपतित किरण सतह के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये जो आपतित किरण है ये सतह के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, यानी यहां वाला जो कोण है ना ये 60 डिग्री है। क्या बोला है क्वेश्चन, आपतित किरण सतह के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, यानी ये कोण। अब न तो हमको आई पता है न तो हमें आर पता है, तो आपतन कोण हम लोग निकालेंगे। तो पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो हमारा अभिलंब होता है, ये जो अभिलंब है वो सतह के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री। यानी यहाँ ये जो अभिलंब है ये सतह के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री। यानी यहाँ से यहाँ तक का मान 90 है। देखो ये जो इतना है ना ये 90 है, तो आप सोचो कि इतना 90 में से ये 60 घट जाएगा तो ये बचेगा ही। तो इस 90 से ये 60 घटा दोगे तो बचेगा 30, जो कि ये होगा, दैट इज आपतन कोण कितना होगा, 30 डिग्री। तो 90 में से घटा दिया, 90 ये पूरा है, उसमें से ये घटा दिया इतना वाला 60, तो हमको निकल गया एंगल आई की वैल्यू 30 डिग्री। परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है कि जितना आपतन कोण उतना ही परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोण भी हो गया 30 डिग्री। अब बात करना है विचलन कोण। 180 माइनस 2 गुना आपतन कोण या 2 गुना परावर्तन कोण, तो 2 गुना 30, तो 180 माइनस अपने पास कितना हो जाएगा, 3 गुना 6 60 डिग्री, यानी कि 180 में 60 घटाएंगे कितना आएगा, ओके 0, 8 में 6 गया 2, यानी कि 120 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई। कितना मजा आ रहा होगा भाई, बहुत मजा आ रहा होगा। तो अब ये हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है भाई, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो क्या पता चलेगा।
कि प्रकाश की एक किरण किसी सतह पर इस प्रकार आपतित होती है कि परावर्तित किरण सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब यहाँ पर क्या बात है कि इस प्रकार से प्रकाश की किरण आपतित हो रही है कि परावर्तित किरण सतह के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कि ये किरण आपतित हुई, ये परावर्तित हो गई और ये हमारा अभिलंब। तो यहाँ पर बोल रहा है ये जो परावर्तित किरण है ये सतह के साथ कितना बना रही है एंगल, 30 डिग्री। यानी ये जो एंगल है ये अपने पास कितना है, 30 डिग्री है। ओके, सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये हमारा 30 डिग्री, हमने आपको पहले ही बताया था भाई कि ये अभिलंब जो है ये टोटल यहाँ तक कितना बनाता है, 90। तो इस टोटल 90 से ये 30 घटा दोगे तो आर निकल जाएगा, परावर्तन कोण। तो एंगल आर कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री। हमारा जो परावर्तन कोण है, सॉरी भैया, परावर्तन कोण जो है ये कितना निकल गया अपने को, 60 डिग्री। अब अपन क्या करने वाले भाई, जितना हमारा पास परावर्तन कोण है उतना ही आपतन कोण होगा। तो आपतन कोण भी कितना होगा अपने को, 60 डिग्री। और विचलन कोण क्या है, 180 माइनस 2 गुना आपतन कोण कर देना, आपको निकल जाएगा विचलन कोण। सो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया भाई, इतना बेहतरीन चीज आपको समझाया हो। सो अगर पढ़ाई पसंद आ रहा हो तो आप बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे से जुड़कर पढ़ते रहें। बहुत मजा आने वाला है इस मिशन पे, इस जर्नी पर। सो प्लीज मजे से पढ़ते रहे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। ओके।